हाय व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल गॉसिप लैंड पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आपको बताती चलूँ कि गॉसिप लैंड एक ऐसा चैनल है जहाँ पर से आपको बहुत सारे फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग और फनी फनी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जिसमें हम एक ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में आज जानेंगे जिसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, अ ट्रिगर ऑफ ह्यूज एक्सप्लोजन। तो भाई, कैसे एक्सप्लोजन? लाइक ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐसा क्या ट्रिगर है जिस वजह से एक ह्यूज एक्सप्लोजन हो सकता है? तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यूक्रेन के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में है कि जो अगर मे गॉड फॉरबिड एक्सप्लोड हो जाए तो एक बहुत बड़े लेवल की तबाही की वजह बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट तो ऑलरेडी ही चल रहा है। तो बेसिकली ये पावर प्लांट यूक्रेन में है और ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के करीब भी शेलिंग हो रही है, विच इज़ अ वेरी सैड थिंग। तो ऑब्वियसली अगर ये ज़पोरिज़िया पावर प्लांट डैमेज होगा, यानी अगर इसके रिएक्टर्स डैमेज होते हैं तो एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा, जैसा कि हम ऑलरेडी हिस्ट्री में पहले भी जानते हैं कि ऐसा हो चुका है। लाइक शर्नोबिल के मुकाम पर हुआ था 1986 में। और आपको पता है आज तक शर्नोबिल का शहर बंद है और कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक वहाँ पर रेडिएशंस हैं। और दोस्तों, बेसिकली शर्नोबिल में हुआ क्या था कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था, वो फट गया था। और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो कि उस रिएक्टर को मिसमैनेज किया था, जिस वजह से शर्नोबिल में एक मैसिव एक्सप्लोजन डिज़ास्टर हुआ था। लेकिन उसकी वजह से आज तक पूरा शहर जो है वो सफ़र कर रहा है और इवन उसके बाहर तक उसके एनवायरनमेंट में जो उसके एटमॉस्फेयर में हवा है, आज तक उसमें यूरेनियम की रेडिएशंस जो हैं वो आती हैं। तो इस वजह से वहाँ पर कोई भी आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ह्यूमन बीइंग कुछ भी नहीं है। और अगर इसी तरह से हम 2011 में फुकुशिमा के मुकाम पर भी एक मैसिव डिज़ास्टर हुआ था, तो उसकी बात करें तो बेसिकली उसमें भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो एक्सप्लोड हुआ था। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर अगर एक्सप्लोड कहीं पर भी होता है तो जाहिर सी बात है, हमें ये पता है कि यूरेनियम की हाफ लाइफ एटलीस्ट 710 मिलियन ईयर्स होती है। तो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि अगर थोड़ा सा भी यूरेनियम एक्सप्लोड करता है तो हम कह सकते हैं कि जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक उसकी रेडिएशंस जो हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट रहेंगी और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक जो है वो जा भी सकती है, क्योंकि इससे हमारी जनरेशन्स जो हैं वो सफ़र करेंगी। तो हिस्ट्री में होने वाले इन दो मेजर डिज़ास्टर्स को अगर हम अपने जहन में रखें तो हम आज की वीडियो में यही देखेंगे कि क्या ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऐसा क्या ख़तरा है। ये अगर ये न्यूक्लियर एक्सप्लोड हो जाता है तो माजी में होने वाले दो शहरों की तरह यूक्रेन भी क्या वैसे ही तबाह हो जाएगा? दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू दैट आई थिंक एवरीवन नीड्स टू पोंडर ओवर इट। और दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का मकसद ही ये है कि वी हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग एवरीवन अराउंड द ग्लोब दैट व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर ग्लोब। और बिलीव मी, दिस यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट नीड्स टू बी स्टॉप्ड, otherwise I'm sorry to say this is a call for a world war 3। बहरहाल, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और हम इसमें देखेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे ज़रूर। और आज के हम वीडियो में देखेंगे कि बेसिकली इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट जो है वो क्या है, लाइक किस वजह से ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को इसके डिज़ास्टर्स का ख़तरा है, ऐसा क्या कन्फ्लिक्ट है और बेसिकली इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। फिर हम देखेंगे कि ये जो दो कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान आपस में इतनी क्या बात बढ़ गई कि वो आखिर जंग पे जो है वो उतर आए हैं, इनके दरमियान की हिस्ट्री क्या है और आखिर दोनों मुल्क तबाही के दहाने पर क्यों हैं आखिर।
ओके, थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इन दोनों ममालिक के लोगों के दरमियान आखिर क्या रिलेशन है, यानी कि दोनों ममालिक के लोग एक दूसरे के बारे में कैसे व्यूज़ रखते हैं। और इसी तरह से फोर्थ पॉइंट में हमारा ये होगा कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द वॉर, क्या है ऐसी वजह हुई कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंग करने पे आ गए हैं। फिर इसी तरह से हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, इसमें हम देखेंगे प्यूटिन्स जस्टिफिकेशन। अब व्लादिमीर पुतिन जो कि इस वक्त रशिया का प्रेसिडेंट है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है वॉर को लेकर, इस सारे मसले को लेकर, वो क्यों इन्वेड करना चाहता है यूक्रेन में और इनफेक्ट कर लिया हुआ है। तो हम बेसिकली पुतिन की जो है वो जस्टिफिकेशन देखेंगे। और लास्ट में हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे और जिसमें हम देखेंगे कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है और इसको क्या-क्या खदशे हो सकते हैं, और ये कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट डिज़ास्टर की तरफ जाता है तो इस डिज़ास्टर के आउटकम्स क्या हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी आई कैन इमेजिन दिस थिंग के बहुत बुरे हालात हो सकते हैं। तो चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ क्लियर कर दी है कि यूक्रेन की जगह शुरू से ही रशिया के अंडर थी। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पास्ट में सोवियत यूनियन का भी हिस्सा था। तो अब यहाँ पर यूक्रेन रशिया के अंगूठे के नीचे, इसका ये मतलब है कि यूक्रेन हमेशा से ही रशिया के अंडर कंट्रोल था और रशिया भी हमेशा यूक्रेन को अपने अंडर कंट्रोल देखना चाहता था। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने ये एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि यूक्रेन की पोजीशन जो थी दैट वाज ऑलवेज अंडर द रशियन थंब। और देखा जाए तो पुतिन की कुछ बात जो है वो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि यूक्रेन की पोजीशन पहले ही यही थी। कब से? 18th सेंचुरी से। अगर हम 18th सेंचुरी से देखें तो कैथरीन द ग्रेट जब उसका दौरे खिलाफत था, दौरे हुकूमत था, तो अगर हम वहाँ से देखें तो यूक्रेन हमेशा से ही रशिया के अंडर रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो पुतिन की ये स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी बहुत वैलिड भी है। आगे अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो मेन मसला यहाँ पर ये हुआ कि यूक्रेन की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रहीं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर बनाने की कोशिश की विद द यूरोपियन यूनियन और नाटो, जो कि मेन रीज़न बनी। पुतिन को ये बात पसंद नहीं आई थी। तो बेसिकली व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है वो अपने यूरोपियन यूनियन के साथ कोई रिलेशंस रखे या नाटो के साथ जुड़े। तो ये भी एक रीज़न बताई जाती है इनके कॉन्फ्लिक्ट की। और पुतिन ने साफ साफ ये कह दिया है कि इस मसले को, जो कि यूक्रेन का फ्यूचर है, उसको या तो वो वॉर के ज़रिए सेटल करेगा या फिर जो है वो ताकत के ज़रिए जो है वो इन सारे मामलात को जो है वो सेटल करेगा। अगली तरफ अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में, जिसमें हम बात करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो ऐसी क्या हिस्ट्री है। तो इन दोनों कंट्रीज़ का पास्ट जो है वो बहुत कॉमन है और वो पास्ट हम कह सकते हैं कि 1000 साल पुरानी एक स्लेविक स्टेट है, जिसको हम केविन रुस भी कहते हैं। ये इससे भी पुराना इनका जो पास्ट है। और वो ये स्लेविक स्टेट बेसिकली जो है वो इन 3 स्टेट्स पर ही मुश्तमिल थी, जिसमें मतलब रशिया, यूक्रेन और बेलारूस आते थे। तो बेसिकली यूक्रेन और रशिया का तो 1000 साल पुराना जो है वो पास्ट है और एक कॉमन पास्ट है। इसके बाद यूक्रेन जो है वो रशियन एम्पायर का हिस्सा कब बना? तो यूक्रेन जो है वो रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गया था एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी कि जब मंगोल, ततार और कुतबैन और लिथुआनियंस इन सब की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तो 17th सेंचुरी के एंड में इसके बाद जो है वो यूक्रेन रशिया एम्पायर का हिस्सा बन गया था। इसी तरह से खैर यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान जो है वो 1918 में किया था, लेकिन 1921 में रेड आर्मी ने उसके बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे इलाके जो हैं वो फतह कर लिए थे यूक्रेन के, और यूक्रेन दोबारा से सोवियत यूनियन का उसकी जमहूरियत का जो है वो हिस्सा बन गया था। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया था तो यूक्रेन ने अगेन रशिया से सेपरेशन अनाउंस किया था और उसने आज़ादी हासिल कर ली थी 1991 में।
और इसी तरह से अब आगे हम जो है वो बात करेंगे कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कैसा रिलेशन है, लोग आपस में कैसे जो है वो इसको लाइक अपने इस रिलेशन को लेते हैं, कि उनके आपस में आपस के ताल्लुकात बेसिकली कैसे हैं। तो यूक्रेन और रशिया के लोगों के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो आया कि लोगों के व्यूज़ अच्छे हैं एक दूसरे के बारे में या नहीं। तो यूक्रेन के अंदर ऑलमोस्ट इससे ज़्यादातर आबादी जो है ना वो नेटिव स्पीकर्स ही है, यानी रशियन लैंग्वेज स्पीकर्स है, और ज़्यादातर लोग वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड भी करते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो रशियन जो है वो सही नस्ली रशियंस, जिनको हम एथनिक रशियंस कहते हैं, तो उनका बहुत बड़ा एक माइनॉरिटी ग्रुप है यूक्रेन में। और मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 17% रशियन माइनॉरिटी ग्रुप है। और ये मैं आपको रीसेंट होने वाले सेंसस मर्दमशुमारी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। ये जो 17% रशियन माइनॉरिटी ग्रुप है, अब ये बेसिकली यूक्रेन में कहाँ पर किन इलाकों में है। तो बेसिकली ये क्रीमिया पेनिनसुला के कुछ जजीरा नुमा इलाकों, वहाँ पर उनके यहाँ लोग ज़्यादातर रहते हैं, और कुछ जो है वो मशरक़ी इलाकों में भी इनकी परसेंटेज ज़्यादा है। तो एथनिक रशियंस जो है वो ज़्यादातर बेसिकली क्रीमिया पेनिनसुला और कुछ पार्ट से ईस्ट के वहाँ पर ज़्यादा जो है वो पाए जाते हैं। और कुछ यूक्रेनियन सिटीजन्स का रशिया के लिए एक बहुत ही सिंपैथेटिक एटीट्यूड था, लेकिन अभी भी कुछ रखते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये सिंपैथी जो है वो सारी ख़त्म हो गई थी जब रशिया ने उनके अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर किया, और इसी तरह से जब कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और यूक्रेन ने जब हमले का सोचा, हमले हुए यूक्रेन पे, तो ऑब्वियसली आपकी एक नेचुरल जो है वो आपके लोगों की होती है फीलिंग, दे वुड हैव बीन चेंज्ड इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग देयर समवन्स कंट्री। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप जो था उन दोनों कंट्रीज के दरमियान हम देख सकते हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे तो व्हाट लेड अप टू द वॉर, ऐसी क्या वजह थी कि दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो बस मतलब स्टार्ट हो गई वॉर। तो हम कह सकते हैं कि कशीदगी जो है वो बेसिकली मॉस्को और कीव के दरमियान 2004 से ही ऑलमोस्ट चल रही है। जब 2004 में एक ऑरेंज रेवोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट किया गया था। अब ऑरेंज रेवोल्यूशन बेसिकली है क्या? ये यूक्रेन में जब विक्टर यानुकोव जो कि एक प्रेसिडेंट बनाया गया था, वो बेसिकली एक फ्रॉड इलेक्शन से प्रेसिडेंट बना था। और फ्रॉड इलेक्शन इस तरह से हुआ था कि रशिया की पूरी बैक सपोर्ट थी विक्टर को, और वो धांधली करके जीत कर आ गया था। तो विक्टर को प्रेसिडेंटशिप से हटाने के लिए जो बगावत शुरू हुई थी उसको बेसिकली ऑरेंज रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए 2004 से ऑलमोस्ट मॉस्को और कीव के दरमियान जो है वो ये कशीदगी चलती आ रही है। फिर इसी तरह से विक्टर यानुकोव जो कि प्रेसिडेंट था यूक्रेन का, उसने 2010 में इलेक्शन जीता था, और लेकिन उसको फरवरी 2014 में बरतरफ कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अब उसको 2014 में हटाने की वजह ये बनी कि उसने यूरोपियन यूनियन के साथ पास्ट में होने वाले जो ट्रीटीज़ थी और उनको बेसिकली उन फैसलों को जो है वो मानने से इनकार कर दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली ही वॉज द बैक हैंड ऑफ रशिया। तो दोस्तों यहाँ पर रशिया के प्रेशर की वजह से विक्टर ने जितने भी तमाम मुआहदे हुए थे, जितनी ट्रीटीज़ हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको मुस्तरद कर दिया था, बरतरफ कर दिया था। और लेकिन यहाँ पर हम देखते चलें कि यूक्रेन के लोगों को ख़ास तौर पे यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की सपोर्ट थी। अच्छा, वो ये नहीं चाहते थे कि यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदे ना ख़त्म हों, वो सब यूक्रेन को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो रशिया के खिलाफ होना चाह रहे थे, और रशिया चाह रहा था कि विक्टर अपने सारे मुआहदे यूक्रेन के जो यूरोपियन यूनियन के साथ हैं वो ख़त्म कर दे, ताकि यूक्रेन हमेशा हमारे अंडर रहे और कभी भी खुद मुख्तार यानी इंडिपेंडेंट ना हो पाए। और दूसरी तरफ यूक्रेन खुद मुख्तार होना चाह रहा था, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन के साथ मुआहदे कर रहा था। इसलिए विक्टर को 2014 में बरतरफ कर दिया गया था। अब रशिया ने क्या किया कि मॉस्को के कुछ अलहदा ग्रुप थे यूक्रेन में, उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने अलहदा से अपनी 2 जमहूरिया रिपब्लिक का ऐलान कर दिया ईस्टर्न डोंबास में।
अब ईस्टर्न डोनबास जो है वो रशिया के बॉर्डर के साथ लगता है, यूक्रेन का पार्ट है। तो इसमें उन्होंने मॉस्को के अलहदा ग्रुप जो थे वहाँ पर ऐलान कर दिया जमहूरी इलाकों का और खुद मुख्तारी का। तो ये सारी रीजंस थी जिनकी वजह से ये सारा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और एक अब वॉर की तरफ ही जो है वो सीन सारा चल रहा है। आगे अब हम बात करते हैं कि प्यूटन्स ने अपनी क्या जस्टिफिकेशन दी है फुली इन्वेड होने की। ऐसी क्या जस्टिफिकेशन हमें नज़र आती है कि लाइक प्यूटन जो है वो यूक्रेन में फुली इन्वेड कर रहा है। तो बेसिकली प्यूटन और इसके जितने भी साथी हैं, लाइक हम साथी में ये कह सकते हैं कि फ्रांस और जर्मनी और इसके अलावा जो भी उसको बैक एंड से सपोर्ट करें रशिया को और प्यूटन को, तो बेसिकली उन्होंने इस पे जो है वो क्या किया था कि यूक्रेन की गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया कि जो यूक्रेन में नस्ली रशियन यानी कि एथनिक रशियंस शुरू से रह रहे हैं और उसके अलावा कुछ नेटिव रशियन स्पीकर्स जो शुरू से रशियाई बोल रहे हैं यूक्रेन में, उनकी नस्ल कशी कर रही है यूक्रेन की गवर्नमेंट, ये इल्ज़ाम लगाया था। तो बहरहाल ये इल्ज़ाम जो है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट पर लगाया गया था और ये बहुत ही बेबुनियाद सा इल्ज़ाम था, क्योंकि यूक्रेन और उसके साथ साथ यूक्रेन की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था और यूरोपियन यूनियन भी। तो इन सारी स्टेट्स ने यूक्रेन पर ये जो इल्ज़ाम लगा था उसको बेबुनियाद कहकर इसे रिजेक्ट कर दिया था। हमले से पहले ही अगर हम कुछ दिन पहले की बात करें तो ऐसा है कि प्यूटन ने यूक्रेन के अंदर खुद साख्ता कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनको प्यूटन ने रिकग्नाइज करवाया एज अ रिपब्लिक, यानी कि अलहदा जमहूरिया ग्रुप्स के तौर पे रिकग्नाइज करवाया यूक्रेन की गवर्नमेंट में, और ये डिक्लेयर करवाया कि दे कैन नॉट बी स्टेट इन द पार्ट ऑफ यूक्रेन गवर्नमेंट। तो जिस वजह से ये भी एक जस्टिफिकेशन हमें नज़र आती है। इसके बाद प्यूटन ने यूक्रेन पर हमले की असल और मेन रीज़न ये बताई, जो ये थी कि डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, यानी प्यूटन वहाँ से यूक्रेन की मिलिट्री को ख़त्म करवाना चाहता था और यूक्रेन की मिलिट्री की जगह पर रशियन मिलिट्री को लाना चाहता था कि यूक्रेन को रशिया की मिलिट्री संभाले। इस तरह से मिलिटराइजेशन से ये फ़ायदा होना था कि इस तरह यूक्रेन नाटो या यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन नहीं कर सकता और इस तरह से यूक्रेन अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जो है वो दूर होता जाएगा। और दूसरा बड़ा मेन एम ये भी था कि प्यूटन जो है उसने डीनाज़िफिकेशन करना चाहा था यूक्रेन को। अब यहाँ पर प्यूटन जो है वो यूक्रेन को नाज़ीज़ के वर्ड से पुकार रहा था, तो वो इस नाज़िफिकेशन को ख़त्म करना चाहता था। अब आप भी जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर का बहुत बड़ा रोल है नाज़िफिकेशन में, तो प्यूटन भी नाज़िफिकेशन को बेसिकली ख़त्म करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि वाई डिड प्यूटन इन्वोक नाज़ीज़, यानी प्यूटन ने नाज़ीज़ वर्ड को क्यों पुकारा या नाज़ीज़ यूक्रेन को क्यों पुकारा। तो व्लादिमीर प्यूटन ने यूक्रेन में अपने दुश्मनों को बेसिकली जो है वो नियो नाज़ी के लक़ब से पुकारा है, और ये भी अगर हम देखें तो उनको नाज़ी के तौर पे पुकारना भी बेबुनियाद था, क्योंकि अगर हम देखें तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ख़ुद भी एक यहूदी के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। तो प्यूटन की मेन रीज़न ये हो सकती है कि प्यूटन उसको पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसके पीछे पूरी यूरोपियन सपोर्ट थी जो यूक्रेन की जमहूरी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये रीज़न हो सकता है कि प्यूटन का ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ जाने की ये भी एक रीज़न हो सकती है। उसके अलावा सेकेंड मेन रीज़न हम देखते हैं तो वो ये थी कि होलोकॉस्ट, वर्ल्ड वॉर 2 की नाज़िज़्म, ये सारे हमारे उसके लिए प्यूटन के लिए एक अहम टूल्स थे। अब ये उसके लिए अहम टूल इसलिए थे कि वो आसानी से जो है वो वॉर को स्टार्ट कर सकता था, और जितने भी हिस्टोरियंस हैं, तारीख़दान हैं, वो यही कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है, और ये रशियन लीडर्स की तरफ से एक अनोखा तरीका है कि वो यूक्रेन के अंदर जो है वो अपना कंट्रोल ले आएँ इन सारे टूल्स को यूज़ करते हैं। आगे अब बात को और बढ़ाते हैं, तो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, विच इज़ ज़पोरिज़ियाज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरे यूरोप में सबसे
सबसे बड़ा जो है वो पावर प्लांट है और दुनिया के 10 बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी इसका नाम आता है। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट की कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी 6000 मेगावाट तक की है कि वो एटलीस्ट इतनी बिजली बना सकता है जो कि एटलीस्ट 40 लाख घरों के लिए इनफ हो सकती है। और ये कहाँ पर लोकेट किया गया है या इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये साउदर्न यूक्रेनियन स्टीप जो कि शर्नोबिल से कोई 525 किलोमीटर के फासले पे है और ये वहाँ पर लोकेट किया जाता है। और शर्नोबिल वो मुकाम है जहाँ पर दुनिया का सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था 1986 में, जिस पर हमने शुरू में भी थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन की थी। उसके अलावा ये ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखें तो वो उसमें जितने भी थे वर्कर्स वो यूक्रेनियन वर्कर्स ही उस पावर प्लांट को चला रहे थे, लेकिन रशियन मिलिट्री यूनिट्स उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कर रहे थे। आगे अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रिएक्टर्स की, तो एक पावर प्लांट्स के अंदर 6 सोवियत डिज़ाइन के रिएक्टर्स हैं और वो सारे रिएक्टर्स जो हैं वो वाटर कूल्ड रिएक्टर्स हैं जिनमें यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है और हर उन 6 यूनिट्स की कैपेसिटी इतनी है कि वो 950 मेगावाट की बिजली बना सकते हैं। और इस तरह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जिनमें यूरेनियम 235 यूज़ हो रहा है और ये एक वाटर कूल्ड रिएक्टर्स हैं जिन्हें पानी के ज़रिए जो है वो ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि IEA ने क्या कहा। तो सबसे पहले देखते हैं कि IEA है क्या। तो दोस्तों, IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंडर आती है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग भी कह सकते हैं। तो इसमें UN वॉचडॉग ने एक रिपोर्ट इशू की थी सितंबर 6 में और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने बहुत दुख का इजहार किया था that it is a very grave situation for everyone, that anything can be happen if this nuclear power plant will be destroyed. तो ये जो है वो न्यूक्लियर वॉचडॉग के जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स थी अबाउट द वरीनेस ऑफ दिस ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, आगे उन्होंने ये भी कहा था कि प्लांट में जो रिएक्टर है या उसकी जो रिएक्टर की बिल्डिंग्स हैं उसके करीब भी डैमेज हो चुका है और ऑलरेडी वहाँ पर भी जो है वो शेलिंग के साथ काफ़ी डैमेज हो चुका है। लेकिन खैर, शेलिंग ने अभी तक कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वॉचडॉग इस सिचुएशन को इस तरह से रिपोर्ट करते हैं कि न्यूक्लियर सेफ्टी एक बहुत ही बड़ा जो है, न्यूक्लियर सेफ्टी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा हमारे लिए थ्रेट है जो शेलिंग वहाँ पर हो रही है। और अभी पिछले महीने ही की बात है कि राफेल जो कि IEA के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर सेफ्टी का हर असूल यहाँ यूक्रेन में वायलेट हो चुका है, विच इज़ ऑल्सो अ ट्रू थिंग। आगे हम बात को और बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि कुड द प्लांट एक्सप्लोड। अगर अब ये ज़पोरिज़िया की बात करें तो ज़पोरिज़िया जो है क्या ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड हो सकता है इतनी शेलिंग के बाद? तो एक्सपर्ट्स के नज़दीक ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ये प्लांट्स जो ये न्यूक्लियर प्लांट जो है एक्सप्लोड हो, लेकिन ऐसा कब होगा, दिस इज़ द अनक्लियर थिंग। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी तबाहकुन फैक्टर्स हैं अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो उनकी वजह से एक्सप्लोजन मुमकिन है और हो सकता है कि एक्सप्लोड कर भी जाए। अच्छा, इसके अलावा इस न्यूक्लियर रिएक्टर की बिल्डिंग के करीब जितनी भी शेलिंग हो रही है उसको हम अगर देखें तो बेसिकली वो सारी शेलिंग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर रही है और शदीद किस्म का डैमेज कर रही है, जिस वजह से इसके रिएक्टर्स जो हैं वो कुछ हद तक डैमेज भी हो रहे हैं। तो आपको वैसे भी पता है कि दोस्तों रिएक्टर्स जो हैं उनको पानी से ठंडा किया जाता है, उनमें से पानी को गुजारा जाता है, जिस वजह से पानी उसकी हीट को जो है वो खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरह से रिएक्टर्स ठंडे रहते हैं। अगर इस वाटर की जो स्ट्रीम है अगर उसको कट कर दिया जाए या किसी वजह से अगर वो कट हो जाए तो रिएक्टर्स कूल करना छोड़ दें और ठंडा नहीं हो पाएगा
और जो फ्यूल उसके अंदर यानी यूरेनियम है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। यानी अगर ऐसा होता है कि रिएक्टर्स कूलिंग करना छोड़ दें और फ्यूल मेल्ट होना शुरू हो जाए तो एक बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट कर देते हैं अंदर, जिस वजह से प्लांट्स जो है वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे शर्नोबिल या फिकुशिमा जैसे बड़े-बड़े डिज़ास्टर्स हुए हैं तो मे गॉड फॉरबिड ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। आगे हम बात करते हैं तो देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन देन अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड हो जाता है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके क्या आउटकम्स होंगे। तो अगर एक्सप्लोजन होता है तो हमें यूक्रेन के इतने बड़े इलाके को खाली करना पड़ेगा, इवैक्यूएट करना पड़ेगा उस एरिया को, जैसे कि शर्नोबिल में हुआ था। और ज़ाहिर सी बात है कि जब प्लांट एक्सप्लोड होता है तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा जो है वो ना दिखाई देने वाला रेडियोएक्टिव क्लाउड एक एटमॉस्फेयर में एस्केप होता है और उसकी रेडिएशंस का इफ़ेक्ट आप कह लें कि सेंचुरीज़ तक रहता है। बिलीव मी वो सेंचुरीज़ तक उसका जो है वो इफ़ेक्ट रहता है। तो हमें यूक्रेनियन के लोगों को सोचना चाहिए, बल्कि ये सब पूरी दुनिया को ऐसा सोचना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो हमें एक बहुत ही बड़ी जगह को इवैक्यूएट करना पड़ेगा, लोगों को सेफ़र साइड पे जो है मूव करना पड़ेगा। और इसके अलावा इस रेडिएशन की वजह से हम कह सकते हैं कि 2 तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, एक एक्यूट और दूसरी जो है वो क्रोनिक हो सकती हैं। अच्छा, क्रोनिक डिजीज़ेज़ का तो ये है कि उसमें मे गॉड फॉरबिड फॉरेन डेथ या सडन डेथ हो जाती है, मतलब कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन जो एक्यूट रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से रेडिएशन का इफ़ेक्ट कम होगा, लेकिन आगे जाकर कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो लग सकती हैं। और ऐसे लोग जो रेडिएशन की ज़्यादा अमाउंट से एक्सपोज नहीं होंगे तो उनमें एक्यूट पॉइजनिंग हो सकती है और बेशक वो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ना कुछ आगे भी साइड इफ़ेक्ट्स आपकी लाइफ में रहते ही हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब यूरेनियम लीक होता है तो हमें आयोडीन 131 ज़्यादा अमाउंट में लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि यूरेनियम जब लीक होता है तो कहीं से तो वो बाद में रेडियोएक्टिव डिके की वजह से आयोडीन 131 में कन्वर्ट हो रहा होता है। और आयोडीन 131 ज़ाहिर है हमारे थायरॉयड ग्लैंड्स में एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। तो जब यूक्रेन के लोग ऑलरेडी आयोडीन 131 बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले चुके होंगे तो फिर वो पॉइजन वाला रेडिएशन जो है वो उनके अंदर नहीं जा सकता। तो ये दोनों ही ऐसे अब आपको दिखाते चलूँ कि ये दोनों एक ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जो हमारी हिस्ट्री में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी तबाही लेके आ चुके हैं। अगर आप राइट साइड पे देखें तो फुकुशिमा डिज़ास्टर जो कि 2011 में हुआ था, उसकी किस तरह से मैसिव एक्सप्लोजन के बाद वहाँ पर कोई आबादी, कोई लोग नहीं आबाद हो सके। और इसी तरह से अगर हम उससे भी पीछे चले जाएँ, लाइक शर्नोबिल में तो 1986 में शर्नोबिल डिज़ास्टर जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से पूरा शर्नोबिल का जो एरिया है वो किस तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। और ये दोनों ही ऐसे डिज़ास्टर्स हैं जिन्होंने अपने इलाकों में फुली ब्लैकआउट कर दिया है और ये इलाके आज तक इवैक्यूएट हैं, यानी यहाँ पर कोई आबादी नहीं है, कोई जानवर, कोई परिंदा, कुछ भी नहीं है, कोई नस्ल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कोई जानदार भी यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर सकता, क्योंकि अभी भी इसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स, कुछ ना कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एयर में हैं और वो जनरेशन बाय जनरेशन जो है वो खुद इसी तरह से पास होते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप इस अवेयरनेस को किस तरह से स्प्रेड करेंगे और कैसे आप हेल्प आउट कर सकते हैं ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस वॉर को हम रोक सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ ऑन द वे हैं।